हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑडिट प्रोसेस एंड ऑडिट प्रोग्राम वाले चैप्टर का। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टेस्ट चेकिंग। हमने रूटीन चेकिंग पूरा कंप्लीट कर लिया था, मेथड्स कर रहे थे कि किस तरह से जो ऑडिटिंग का वर्क है वो होता है। ठीक है, तो सेकेंड मेथड जो है वो है टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग में क्या होता है कि जैसे रूटीन चेकिंग में होता था कि सारी की सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं बिजनेस की वो सारी चेक की जाती थी, वो सारी एग्जामिन की जाती थी। लेकिन टेस्ट चेकिंग में क्या होता है, कुछ कुछ सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस को उठाया जाता है और उन सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन को चेक किया जाता है, और अगर वो करेक्ट है तो इसका मतलब ये अज्यूम कर लिया जाता है कि सारी करेक्ट होंगी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पॉसिबल ही नहीं है कि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को चेक किया जाए। तो उस टाइम पर कुछ सैम्पलिंग की जाती है, यानी कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस उठाकर उनको चेक कर लिया जाता है। अब इसको एक बार डिटेल में कर लेते हैं। When instead of examine each and every transactions contained in the books of accounts, only a few chosen transactions are examined in detail, it is referred to as टेस्ट चेकिंग। वही बात है कि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस नहीं चेक करी है, उनको करने के अलावा इन्होंने क्या करा, कुछ ही फ्यू ट्रांजैक्शंस को उठाया और उनको चेक कर लिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चेकिंग। ठीक है, in test checking the auditor does not examine all the accounts relating to every transactions, rather he analyzes a few representative transactions of every category, and on the basis of such examination expresses his opinion on the complete accounts. If the selected transactions are found to be correct, it is assumed that the remaining transactions shall also be correct. सिंपल सी बात है, वही बात बोल रहे हैं कि ये अज्यूम कर लेंगे कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन सही होंगी। In large business organizations, the number of transactions is very high, and hence it is not feasible for the auditor to analyze each and every transaction in detail. इसमें क्या है कि लार्ज जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं कि ऑडिटर हर एक ट्रांजेक्शन को एनालाइज नहीं कर सकता, उसको डिटेल में नहीं ले जा सकता। कंप्लीट और इन डेप्थ एग्जामिनेशन वहाँ पर इम्प्रैक्टिकल है, वहाँ पर अगर पूरा किया जाएगा तो भी टाइम का और मनी का दोनों का वेस्टेज है। तो इस सिचुएशन में टेस्ट चेकिंग का जो मेथड है उसको ले लिया जाता है, चूज कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, while watching for credit sales of a few transactions for a particular week or month may be examined, or the transactions for a few months selected on the basis of sampling method may be examined, or the transaction with only a particular business organizations may be examined. इसमें क्या बोला इन्होंने कि इस टाइम पर जैसे टेस्ट चेकिंग में क्या होगा कि जो क्रेडिट सेल्स हैं उनकी कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स, उनके कुछ कुछ वाउचर्स को चेक कर लिया जाएगा, या फिर जो ट्रांजेक्शन्स कुछ महीने की ट्रांजेक्शन्स हैं या वीक की ट्रांजेक्शन्स हैं उनको चेक कर लिया जाएगा, या फिर कुछ पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को चेक कर लिया जाएगा। जैसे उसको सही लगेगा ऑडिटर को, वैसे उस हिसाब से टेस्ट चेकिंग का जो मेथड है उसको अडॉप्ट कर लेगा। और अगर उन ट्रांजेक्शन्स में से जो भी ट्रांजेक्शन्स उसने चेक की हैं, एग्जामिन की हैं, वो करेक्ट हैं, तो यही माना जाएगा कि बाकी की जितनी भी रिमेनिंग ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी करेक्ट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्ट चेकिंग। सबसे पहला है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में क्या है, टेस्ट चेकिंग जो है एक रैंडम सैम्पलिंग के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जिसमें इन इट अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजैक्शन सिलेक्ट की जाएंगी और उनको एग्जामिन किया जाएगा डिटेल में। जो फ्यू ट्रांजैक्शन सिलेक्ट की गई, जैसे मान लो कहीं 100 ट्रांजैक्शंस थी, उन 100 ट्रांजैक्शंस में से 30 या 40 ट्रांजैक्शंस उन्होंने उठाई। ठीक है, उनको लेकिन जो 30 और 40 जो उठाई है ना, उनको बिल्कुल डिटेल में चेक करते हैं। डिटेल में चेक करने के बाद अगर वो सही होती हैं तो यही अज्यूम करेंगे कि बाकी की जो 60 या 70 जो भी ट्रांजैक्शंस थी वो सारी सही हैं। ठीक है, फिर है रिप्रेजेंटेटिव। जितनी भी ट्रांजैक्शन सिलेक्ट की गई हैं टेस्ट चेकिंग के अंदर वो रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजैक्शंस होंगी। दे शुड इंक्लूड ट्रांजेक्शन्स ऑफ ऑल काइंड्स, हर काइंड की ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं, डिफरेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड हो सकती हैं, एंड ऑल्सो ईयर राउंड ट्रांजेक्शन्स, वो ईयर राउंड ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं, पूरे साल की ट्रांजेक्शन्स भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है स्कोप। इसका जो स्कोप है ना वो थोड़ा सा ऐसा है कि अब जैसे इसमें ना टेस्ट चेकिंग में फ्रॉड्स ज़्यादा अच्छे से नहीं पकड़ सकते आप लोग, क्योंकि आपने कुछ ही ट्रांजैक्शन चेक की, क्या पता उन्हीं में गलती ना हो, बाकी की किसी ट्रांजैक्शन में गलती हो, बाकी की 10 ट्रांजैक्शन खराब हो और वो आपसे चेक हो ही नहीं पाई, वो आपके पास आई नहीं।
ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉड्स और एरर्स इतनी जल्दी नहीं पता चल पाएंगे। सो यहाँ पर इन दिस सिचुएशन ऑफ फ्रॉड्स और एरर्स कमिंग टू लाइट ड्यूरिंग टेस्ट चेकिंग, द स्कोप of checking may be widened and if need to be comprehensive examination may also be undertaken। अब यहाँ पे स्कोप में इन्होंने क्या बोला कि अगर जैसे मान लो उस टेस्ट चेकिंग के अंदर जैसे मैंने बोला कि 10 ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो कि खराब है, उन्होंने कहीं ना कहीं एरर है या फिर उसमें कहीं ना कहीं फ्रॉड है, ठीक है। अब उनमें से मान लो 2 ट्रांजैक्शंस ऑडिटर के पास आ गई, ऑडिटर ने देख लिया कि इन 2 ट्रांजैक्शंस में एरर है या फिर कोई फ्रॉड है, तो उस केस में वो क्या करेगा, अपनी चेकिंग का जो सिस्टम है, जो टेस्ट चेकिंग का जो सिस्टम है उसको बढ़ा देगा, ठीक है। अभी वो 30 या 40 ट्रांजैक्शन को चेक कर रहा था, अब वो 50-60 को भी कर सकता है, 70-80 को भी कर सकता है, बाकी के सिर्फ 20 छोड़ सकता है, यानी अपने स्कोप को वो बढ़ा लेगा। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो वो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन को भी ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है टेस्ट चेकिंग में वो डिटरमाइन करना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द standards for test checking beforehand. The suitability and limits of test checking are determined by the auditor himself, keeping in mind the particulars of each specific organizations। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है वो ऑडिटर अपने हिसाब से ही सुटेबिलिटी और लिमिट्स के हिसाब से ही जो है डिटरमाइन करता है, और ये ध्यान में रखते हुए कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर्स या फिर हर एक ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है, वो किस तरह के अकाउंट्स को मेंटेन कर रही है, किस मेथड को फॉलो कर रही है, उस हिसाब से वो अपने हिसाब से स्टैंडर्ड तो बना लेता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्टैंडर्ड बनाना। फिर नेक्स्ट है इंटरनल चेक। अगर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल चेकिंग सिस्टम अच्छा है तो ऑडिटर अपने हिसाब से देख लेगा, लेकिन अगर वीक है तो उस टाइम पर कम्प्रीहेंसिव एग्जामिनेशन को ऑडिटर ज़्यादा बढ़ावा देगा, वो और डिटेल में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। द सक्सेस ऑफ टेस्ट चेकिंग डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द इंटरनल चेक सिस्टम। जो इंटरनल चेकिंग सिस्टम अगर अच्छा है तो टेस्ट चेकिंग की एफिशिएंसी भी उसी पर डिपेंड है कि वो सक्सेस होगी टेस्ट चेकिंग मेथड या नहीं होगा। अगर इंटरनल चेक सिस्टम वीक है तो इट बिकम्स नेसेसरी टू अंडरटेक अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन को लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे इंटरनल चेकिंग सिस्टम ही अच्छा नहीं है तो टेस्ट चेकिंग मेथड वहाँ पर इतना ज़्यादा सुटेबल नहीं होगा, वहाँ पर रूटीन चेकिंग वाला मेथड ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि वहाँ पर इंटरनल चेक सिस्टम ही सही नहीं है, उसकी एफिशिएंसी ही अच्छी नहीं है, वहाँ पर उनके खुद के एम्प्लॉयज़ ही फ्रॉड कर रहे हैं, तो उस केस में टेस्ट चेकिंग सिस्टम ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। टेस्ट चेकिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, एक तो टाइम बच जाए ऑडिटर का, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट चेकिंग इज टू फ्री द ऑडिटर फ्रॉम कंडक्टिंग एन इन डेप्थ एग्जामिनेशन। यहाँ पर ऑडिटर को फ्री कर दिया जाता है, अपने हिसाब से इन डेप्थ एग्जामिनेशन करो। अगर जैसे यहाँ पर बोला कि स्कोप बढ़ा दिया जाता है, कोई भी फ्रॉड या कोई भी एरर निकल गया तो वो अपने स्कोप बढ़ा देता है और ज़्यादा उसकी एग्जामिनेशन करने ऑडिटर लग जाता है। The time so saved may be used by the auditor for examining other important transactions। उसके पास टाइम बच जाएगा और वो दूसरी अदर जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन पर ध्यान देगा और उनको एग्जामिन कर पाएगा। जो इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स रह जाती हैं समटाइम तो उनको वो एग्जामिन अच्छे से कर पाएगा। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ टेस्ट चेकिंग। इससे क्या एडवांटेज मिल सकता है, सबसे पहला है सेविंग ऑफ टाइम। सेविंग ऑफ टाइम में क्या होता है कि कुछ ही ट्रांजेक्शन्स चेक करनी होती हैं, पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन चेक नहीं करनी होती, तो टाइम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। नेक्स्ट है रिलायबल रिजल्ट। यहाँ पर रिलायबल रिजल्ट मिल जाते हैं क्योंकि अगर जैसे फ्रॉड वगैरह या एरर वगैरह आ जाता है तो इनका स्कोप भी वाइड हो जाता है और कम्प्रीहेंसिव एग्जामिनेशन वो स्टार्ट कर देता है ऑडिटर, तो यहाँ पर रिजल्ट जो हैं वो भी सही मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर सारी ट्रांजैक्शन सही हैं तो इसका मतलब बाकी की जितनी भी रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस होंगी वो भी सही होंगी। नेक्स्ट है ऑडिट ऑफ मैनी इंस्टीट्यूशंस पॉसिबल। बहुत सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो ऑडिट है वो पॉसिबल हो पाएगा। जैसे ऑडिटर क्या करता है, बहुत सारी कंपनीज़ की जो है ऑडिट का काम ले लेता है, तो अगर वो टेस्ट चेकिंग का काम करेगा तो वो सारी कंपनीज़ के जो भी ऑडिट का काम है वो आसानी से कर पाएगा, ठीक है, और उसका टाइम और एफर्ट अच्छे से लग जाएगा, जिससे जो है यहाँ पर हेंस द टाइम सेव्ड बाय द ऑडिटर बाय रिसोर्टिंग टू टेस्ट चेकिंग मे बी यूज्ड बाय हिम फॉर ऑडिटिंग मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड दस इंक्रीजेस बिजनेस। ऑडिटर क्या करेगा, अपना बिजनेस भी उसका जैसे इंक्रीज
कर सकता है कि दूसरी कंपनीज की भी ले ले, ठीक है। नेक्स्ट है मोर इम्फेसिस ऑन इंटरनल चेक। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये वाला जो मेथड है टेस्ट चेकिंग यूज़ करना होता है तो उस टाइम पर जो कंपनी है वो टेस्ट चेकिंग में इंटरनल चेकिंग सिस्टम जो है उस पर ज़्यादा जो है फोकस डालती है, क्योंकि टेस्ट चेकिंग बेस्ड है कि कितना इंटरनल चेक सिस्टम उनका एफिशिएंट है ऑर्गेनाइजेशंस का। अगर वो एफिशिएंट होगा, वो सेटिस्फैक्ट्री होगा, तो ही ये वाला सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है। Hence, more emphasis is laid on internal check system, and the auditor also gives the owner of the business suggestions as to how to remove the deficiencies in the internal control system. इसमें क्या होता है कि जो ऑडिटर है अगर उसको कहीं ना कहीं गलत लगता है, कुछ मिस्टेक लगती है उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर, तो वो सजेशन भी दे देता है, जिससे कि कंपनीज क्या होती हैं उन सजेशंस को लेकर अपने जो भी डेफिशिएंसीज होती है उनके कंट्रोल सिस्टम के अंदर उनको रिमूव कर सकती हैं। अर्ली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क, बहुत जल्दी से ऑडिट वर्क कंप्लीट हो जाता है। इन टेस्ट चेकिंग इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग each and every transactions, only a few transactions are analyzed and as a result the audit work is completed much faster. यही होगा कि सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स तो नहीं चेक हो रही है, थोड़ी थोड़ी सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन्स ही चेक हो रही हैं, तो उसकी वजह से जो ऑडिट वर्क होगा वो बहुत फास्टर कंप्लीट हो जाएगा। हेंस इट इज़ बेनिफिशियल टू द ऑडिटर एंड द वर्क ऑफ द क्लाइंट इज नॉट डिस्टर्ब ड्यू टू द ऑडिट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इससे क्या होगा, ऑडिटर को भी फ़ायदा है और कंपनी को भी फ़ायदा है, जो बिजनेस का क्लाइंट है यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है उसको भी फ़ायदा है। कैसे है, ऑडिटर का तो ये फ़ायदा है कि वो अपना बिजनेस इंक्रीज कर सकता है और अदर जो कंपनीज़ हैं उनकी ऑडिट का काम ले सकता है। दूसरा, जो कंपनीज़ हैं उनके लिए क्या फ़ायदा है, उनका जो सिस्टम जो चल रहा है, उनका जो कंपनी का जो काम है वो ज़्यादा टाइम तक डिस्टर्ब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑडिटर क्या करता है, जब भी ऑडिट का काम करता है तो वो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को बुलाता है, कई बार उनसे पूरी जानकारी लेता है, इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ टेस्ट चेकिंग। पहला है फ्रॉड एंड एरर्स में रिमेन अनडिटेक्टेड। इसमें क्या होता है कि समटाइम्स फ्रॉड्स नहीं निकल पाते, एरर्स नहीं निकल पाते। जैसे मैंने बोला, उसने जो 30 या 40 ट्रांजैक्शन को चेक किया तो उसमें से 10 ट्रांजैक्शंस ऐसी थी जो कि फ्रॉड से रिलेटेड थी, लेकिन वो उन्होंने चूज़ ही नहीं करी, सिलेक्शन के टाइम पर वो चूज़ ही नहीं हुई, उनको पता ही नहीं चला कि ये 10 ट्रांजैक्शंस जो हैं इनमें फ्रॉड है या फिर एरर है, ठीक है। नेक्स्ट है केयरलेसनेस बाय एम्प्लॉयज़। The employees of the organization also start feeling that since their complete work is not going to be checked by put in so much effort, once such thinking creeps in the mind of the employees, it is but natural that they will become more careless. अब इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को तो ऐसा लगता है कि मेरी ट्रांजेक्शन उस टाइम पे तो चेक हुई नहीं, क्या पता आगे भी ना हो, ठीक है। वो उस हिसाब से ना वर्क नहीं करता। जैसे एफिशिएंसी के साथ अगर रूटीन चेकिंग का काम चल रहा होगा, रूटीन चेकिंग मेथड यूज़ हो रहा होगा, तो एम्प्लॉयज़ बिल्कुल अच्छे से एफिशिएंटली काम करेगा। लेकिन उसमें क्या हो जाता है कि इसमें उनको ये लगता है कि हम ना भी करें तो कोई बात नहीं, कुछ ही तो ट्रांजेक्शन चेक होंगी, तो वो केयरलेसनेस आ जाती है। नेक्स्ट है अनसेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट। जब एग्जामिनेशन हो जाता है तो जो रिपोर्ट सबमिट कराई जाती है ऑडिटर के द्वारा, ठीक है, इज़ ऑफ नॉट मच बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन को उससे इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, ठीक है। ऑडिटर के ओपिनियन से तो ये है कि एग्जामिनेशन सिर्फ कुछ ही पार्ट्स का ही हुआ है अकाउंट्स का, तो वो ज़्यादा बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं करेगी। उनको एक्चुअल में यही नहीं पता चल पाएगा कि सच में फ्रॉड्स नहीं थे, क्या थे भी, तो उनको एक पर्टिकुलर जो आंसर है वो नहीं मिल पाता, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। इवन दो थ्रू टेस्ट चेकिंग द वर्क ऑफ द ऑडिटर इज रिड्यूस, काम तो कम हो गया लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो गई। सिंस ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजेक्शन विच हैव नॉट बीन एग्जामिन्ड बाय हिम, वो उन ट्रांजेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा जो ट्रांजेक्शन उसने खुद ने एग्जामिन ही नहीं करी, ठीक है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा। प्रिकॉशंस क्या हैं? सबसे पहला है टू सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव एंट्रीज। जितना पॉसिबल हो सके रिप्रेजेंटेटिव जो एंट्रीज हैं उनको अच्छे से सिलेक्ट करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इन अदर वर्ड्स, द ट्रांजेक्शन सिलेक्टेड फॉर टेस्ट चेकिंग शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंप्लीट अकाउंट्स ओनली देन एंड can satisfactory results be derived from test checking. The selection of representative transaction should be kept totally secret from the employees of the client.
इसमें क्या करना है, अब ऑडिटर जो है कुछ ही ट्रांजैक्शंस को सिलेक्ट करेगा, उसको इस तरह से ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करना है कि वो कंप्लीट अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करे, और साथ ही साथ जो भी ट्रांजैक्शंस ऑडिटर सिलेक्ट करेगा वो उनके एम्प्लॉयज़ को ना बताए, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है ना उन तक ये बात पहुंचने ही ना दे कि वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस को उसने सिलेक्ट किया है। ठीक है, सबसे पहला प्रिकॉशन ये हो गया। सेकेंड देखो, ईच एम्प्लॉय वर्क शुड बी सब्जेक्ट टू टेस्ट, effort should be made that the work of each and every clerk is examined. The work of no clerk should be escape examination since it may encourage frauds और errors. इससे क्या होगा, दूसरा जो एम्प्लॉयज़ का जो काम है उसको चेक करना, उसको एग्जामिन करना कि क्लर्क ने काम कैसा किया है, हर एक ट्रांसैक्शन को उनकी चेक करना। उससे क्या होगा, जो क्लर्क है, जो क्लर्क काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको चेक करना। दूसरा प्रिकॉशन, अगर वो चेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो तो इनकरेज हो जाएंगे, उनको लगेगा कि भाई फ्रॉड और कर लेते हैं, ठीक है, वो तो चेक तो करते ही नहीं है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ एंट्रीज ऑफ डिफरेंट पीरियड्स। जो एंट्रीज चूज करनी है इंस्पेक्शन के लिए या एग्जामिनेशन के लिए, तो उस एंट्रीज को हर एक पीरियड ऑफ टाइम जो है डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करनी है। जैसे मान लो अगर वीकली कर रहे हैं तो वीकली करोगे, ठीक है, अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग आपने उनको सिलेक्ट करना है, ऑडिटर को मेनली। तो जो ऑडिटर है वो कुछ ही चीज़ों को सिलेक्ट करेगा लेकिन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करे, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रो चेकिंग। जो एंट्रीज हैं कैश बुक की या ट्रांसफ़र बुक की या फिर क्रेडिट एंट्रीज हैं जर्नल के अंदर, शुड नॉट बी एग्जामिन ऑन अ टेस्ट चेक बेसिस। उनको तो आप टेस्ट चेक बेसिस पर एग्जामिन मत करो, रादर ईच एंड एवरी एंट्री शुड बी एग्जामिन। यहाँ पर जो कैश बुक, ट्रांसफ़र बुक वगैरह है या जर्नल वगैरह है उसके अंदर, तो उनमें जो आपने चेकिंग करनी है, यानी कि ऑडिटर ने जो चेकिंग करनी है वो ऐसी चेकिंग करनी है जैसे डिटेल में चेकिंग करनी है, हर एक ट्रांसैक्शन को चेक करना होगा। बाकी आगे जो है आप ट्रांसैक्शंस जो है वो वैसे ही नॉर्मल चेक कर सकते हैं टेस्ट चेकिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन जो नॉर्मल ट्रांसैक्शंस की में कैश बुक है, ट्रांसफ़र बुक है और जर्नल है, उसको टेस्ट चेकिंग के बेसिस पर कभी भी चेक नहीं करना, एग्जामिन नहीं करना। नेक्स्ट है एंट्रीज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग मंथ शुड बी चेक्ड इन डिटेल। जैसे ओपनिंग में ओपनिंग बैलेंस जो होता है, अब वहाँ पर और क्लोजिंग बैलेंस है, उन दोनों को डिटेल में चेक करना होगा, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल अच्छे से एग्जामिन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स या और एरर्स मिल सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से आप डिटेक्ट कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है रैंडम सिलेक्शन। अब रैंडम सिलेक्शन करना है, कुछ सैंपल्स लेने हैं और उन सैंपल्स को अगर आप दोबारा से उसी कंपनी का ही अकाउंट्स को चेक कर रहे हैं तो अगले साल आपने अलग ट्रांसैक्शंस को अलग सैंपल्स, अलग मेथड से सैंपल्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है, सेम मेथड से नहीं करना, क्योंकि उन एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि उन्होंने इस तरह से बाद में किया था, ठीक है। पहले तो हमें उन एम्प्लॉयज़ को बताना नहीं है, लेकिन जब एग्जामिन कर लेते हैं तो उस टाइम पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको पता चल जाता है कि किस तरह से इन्होंने सिलेक्शन किया था। जैसे मान लो जो ऑडिटर है वो क्या कर रहा है, एक ट्रांसेक्शन यहाँ से उसने उठाई, 2 ट्रांसेक्शन छोड़ी, फिर एक उठाई, वो इस तरह से मेथड को लेकर चल रहा था, तो वो तो उनको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ट्रांसेक्शन उठाई हैं बाद में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टेस्ट चेकिंग एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। While conducting the audit, and it is totally up to the auditor whether he resorts to test checking or not. The auditor can resort to test checking while doing the audit work, because in India the Institute of Chartered Accountants of India considers this technique to be appropriate and hence has granted recognition to the same. अब यहाँ पर क्या है, जब भी टेस्ट चेकिंग का काम आता है या टेस्ट चेकिंग का जो मेथड है वो ऑडिटर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकता है, उसके ऊपर है कि वो कौन सा मेथड सिलेक्ट करेगा, पूरा ऑडिटर के ऊपर ही है। तो वो क्या करता है, अगर टेस्ट चेकिंग का वो मेथड यूज़ करना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग ये जो टेक्निक है या ये जो मेथड है वो अप्रोप्रिएट है, ठीक है। हाउएवर देयर इज नो प्रोविजन फॉर एब्सॉल्विंग द ऑडिटर्स फ्रॉम द नॉन डिटेक्शंस ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स ड्यू टू द अडॉप्शन ऑफ टेस्ट चेकिंग। If due to adoption of test checking the client suffers any loss and a charge of negligence is levied on the auditors in the court, then the auditor is in his defense cannot argue that he had adopted the test checking technique and he is innocent. In this manner, by adopting test checking, the auditor can reduce his work content
बट ही कैन नॉट रिड्यूस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने क्या बोला है, ये बोला है कि अब जो ऑडिटर है ना, अगर वो टेस्ट चेकिंग का मेथड यूज़ कर रहा है, उसकी टेक्निक को यूज़ कर रहा है और उसने यूज़ कर कर पूरी रिपोर्ट वगैरह सब बनाकर दे दी, और इन फ्यूचर अगर जो उसका क्लाइंट है उसको लॉस हो जाता है, उसकी वजह से, ऑडिटर की वजह से उसको लॉस हो जाता है, और वो कोर्ट में जो है केस दर्ज कर देता है, ठीक है। अब जो कोर्ट है वो उसकी ये नहीं सुनेगी ऑडिटर की कि उसने टेस्ट चेकिंग मेथड यूज़ किया था, ठीक है, वो ये सुनेगी ही नहीं। वो ये नहीं देखेगी कि वो इनोसेंट है, उसने टेस्ट चेकिंग मेथड यूज़ किया था और जो उसने चेक नहीं किए थे सैंपल्स, उसमें से फ्रॉड निकल कर आया है या उसमें से कोई एरर निकल कर आया और जिसकी वजह से कंपनी को लॉस हो गया। तो यहाँ पर ये कहना ज़रूरी है कि अगर कभी भी ऑडिटर टेस्ट चेकिंग मेथड को यूज़ कर रहा है तो उसका काम तो कम हो जाएगा, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी। उसके ऊपर जो केस लगाया गया है वो सही माना जाएगा और ऑडिटर जो है उसके लिए दोषी ठहराया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑडिट इन डेप्थ। डिटेल्ड एग्जामिनेशन करनी है ईच ट्रांजैक्शन की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिट इन डेप्थ, ठीक है। द डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ एनी ट्रांजेक्शन इन ऑल एस्पेक्ट्स, जितनी भी डिटेल एग्जामिनेशन हो रही है किसी भी ट्रांजेक्शन की डेप्थ के अंदर पूरे एस्पेक्ट्स में, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिट इन डेप्थ, ठीक है। Audit in depth is usually resorted to in large organizations having a large number of transactions. In this, all entries in the accounts are not examined. Rather, a few selected transactions are examined and verified in all aspects. Audit in depth जो है large organization में भी यूज़ कह सकते हैं कि किया जाता है, क्यों, क्योंकि कुछ ही ट्रांजेक्शन्स को वो उठा लेंगे और उन कुछ ही ट्रांजेक्शन्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल अच्छे से उसकी एग्जामिनेशन करेंगे। ऑडिट इन डेप्थ इज बेस्ड अपॉन द टेक्निक ऑफ टेस्ट चेकिंग। टेक्निक जो है टेस्ट चेकिंग की उसके ऊपर बेस्ड है ये, जहाँ पर while auditing the accounts of a large business it becomes impossible for the auditor to examine each and every transaction। यही बात है कि जो ऑडिटर है उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन देखे, क्योंकि एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स होगी, ऑडिटर सारी ट्रांजेक्शन्स को चेक नहीं कर सकता। तो वो सारी ट्रांजैक्शन को तो चेक नहीं करेगा, कुछ रैंडम सैम्पलिंग ले लेगा, उनका वेरीफाई करेगा, और उनको कैसे वेरीफाई करेगा, ऑडिट इन डेप्थ के अकॉर्डिंग, यानी हर एक ट्रांजैक्शन को वो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर चीज़ उसकी देखेगा। एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है कि एक अगर एक्सपेंसिव मशीन परचेज की गई है बिजनेस के द्वारा और उसकी पेमेंट हुई है थ्रू एन अकाउंट पे चेक से, यानी चेक से पेमेंट हुई है, देन द ट्रांजैक्शन कैन बी एग्जामिन्ड बाय द ऑडिटर ऑन द बेसिस ऑफ द चेक। चेक के बेसिस पर ही जो है ट्रांजैक्शन वो देखेगा कि सेलर को कितना पैसा दिया गया है, ठीक है। सच अ चेकिंग विल बी रूटीन चेकिंग। इस तरह की चेकिंग क्या हुई, रूटीन चेकिंग हुई। फॉर इन डेप्थ एग्जामिनेशन, अगर इन डेप्थ एग्जामिनेशन की बात कहें तो वो कैसे चेकिंग करेगा, देखो वो क्या देखेगा, परचेज ऑफ मशीन ऑथराइज है या नहीं है, ठीक है। इसकी जो है बोर्ड मीटिंग में इसके मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग शुड बी चेक। जो मिनट बुक होगी बोर्ड मीटिंग की उसको चेक करेगा, कॉपी चेक करेगा परचेज ऑर्डर की जो कि इशू की गई थी, परचेज ऑफ मशीन शुड बी एग्जामिन, ठीक है। तो परचेज ऑर्डर इशू किया गया था उसकी कॉपी को चेक करेगा। नेक्स्ट वो इनवॉइस को चेक करेगा। नेक्स्ट क्या चेक करेगा, मशीन परचेज जो हुई है उसको चेक और इंस्पेक्ट दोनों करेगा। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी देखेगा कि कितने लगे हैं, पेमेंट कितनी की गई है सेलर को, उसका वाउचर देखेगा, कितनी एंट्री मेड की गई है प्लांट रजिस्टर के अंदर या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, वो भी चेक करेगा। इन डेप्थ का मतलब होता है बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की सारी ट्रांजैक्शंस सारी चेक करेगा। अब रूटीन चेकिंग में तो क्या होगा, वो सिंपल ये देख सकता था कि हाँ चेक आया है, चेक को देख लेता, ठीक है। लेकिन अगर टेस्ट चेकिंग की बात आ जाती है तो वहाँ पर जो सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस होती है उनकी बिल्कुल इन डेप्थ ट्रांजैक्शन चेकिंग होती है। तो इन डेप्थ चेकिंग इसी तरह से होगी, वो सारी चीज़ों को ध्यान रखेगा कि मशीन ली है, वो पड़ी है मशीन ऑर्गेनाइजेशन के पास, कहाँ पड़ी है, किस प्लेस पर पड़ी है, उस पर कितना खर्चा लगा है, इंस्टॉलेशन चार्ज कितना लगा है, उसका वाउचर कहाँ है, परचेज ऑर्डर कब इशू हुआ था, किस डेट को इशू हुआ था, किस डेट को उसने रिसीव किया, हर चीज़ देखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ओवरऑल चेक।
ओवरऑल चेक में अ कंप्रीहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स इज नोन एज ओवरऑल चेक। एक कंप्रीहेंसिव एग्जामिनेशन होगा जब भी अकाउंट्स का, तो उसको हम ओवरऑल चेक कहते हैं। ओवरऑल चेक में क्या क्या इंक्लूड होता है? इंक्लूड्स ऑल दोज प्रोसीजर्स, वो सारे प्रोसीजर्स जो कि ऑडिटर यूज करेगा टू डिटेक्ट द इनएक्यूरेसीज ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इनएक्यूरेसीज को डिटेक्ट करने के लिए जो भी ऑडिटर प्रोसीजर्स को यूज करता है, वो सारे प्रोसीजर्स इसमें इंक्लूड होंगे जो कि डिटेक्ट नहीं हो पाए थे रूटीन चेकिंग के टाइम पर। ठीक है, अब इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। अगर रूटीन चेकिंग की बात करें तो ये इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि जितने भी अमाउंट्स डेटर के हैं वो सारे रिसीव्ड हुए क्या या नहीं हुए, या फिर जो भी लाइबिलिटीज़ हैं वो पूरी पे की गई हैं या नहीं की गई हैं, तो ये रूटीन चेकिंग में पता नहीं लग पाता। तो इसलिए इस सिचुएशन में क्या करते हैं, ओवरऑल चेक का यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है, may correspond with the debtors directly and ask them for confirmation of their balances। यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्टर जो डेटर्स हैं उनको डायरेक्टली उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने पैसा दिया कि नहीं दिया, कंफर्म कर लेते हैं उनके बैलेंसेस का। ठीक है, इसी मैनर से अगर कोई रेंट रिसिप्ट है, ओनली इट कैन नॉट बी चेक्ड वेदर द रेंट फॉर द कंप्लीट प्रॉपर्टी रेंटेड आउट हैज़ बीन रिसीव्ड और नॉट, और वेदर द रेंट सो रिसीव्ड बी ड्यूली बी एडजस्टेड और नॉट। तो इसमें भी ये नहीं पता चल पाता, जैसे रेंट है, अब उनकी कोई प्रॉपर्टी थी कंपनी की, वो रेंट पर दे रखी है, तो उससे रेंट रिसीव्ड हुआ या नहीं हुआ, या फिर उन्होंने अगर रेंट पर ले रखी है तो पे हुआ या नहीं हुआ, या अगर जो रिसीव्ड हुआ है मान लो वो एडजस्ट किया गया या नहीं किया गया, तो इस केस में ओवरऑल चेक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू चेक इट कंप्लीटली चेक करने के लिए एक कंप्लीट टेस्ट होता है सारी प्रॉपर्टी का जो भी रेंट आउट की गई हैं। शुड बी प्रिपेयर्ड स्पेसिफाइंग वेदर द रेंट इज रिसीवेबल ऑन अ मंथली, क्वार्टरली और ईयरली बेसिस, एंड ऑल्सो द रेंट दैट हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस टेनेंट्स। अ सिमिलर लिस्ट शुड बी प्रिपेयर फॉर ऑल द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, एज इट will show whether all the dividends and received interest has been received or not। अब क्या कर लेता है ऑडिटर, एक पूरी लिस्ट बना लेता है कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी हैं उस कंपनी के पास, उस कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज़ पर कितना रेंट रिसीव्ड हो रहा है, और वो रेंट मंथली रिसीव्ड हो रहा है या क्वार्टरली हो रहा है या ईयरली बेसिस पर हो रहा है, वो भी लिख लेगा और उस हिसाब से उनकी कंफर्मेशन करेगा। ठीक है, कि वो रिसीव्ड हुआ या नहीं हुआ। इसी तरह से अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कहें तो कंपनी ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसकी भी लिस्ट जो है एक ऑडिटर बना लेगा, और उस लिस्ट में ये देखेगा कि उसको कितना डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, कितना उस पर इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, सब कुछ वो वहाँ पे चेक करेगा। ठीक है, वन एग्जामिनेशन टेक्निक वेरी प्रिवेलेंट दिस डेज इज एस्टैब्लिशिंग कोरिलेशन विद इन वेरियस अकाउंटिंग रेशियो। दिस टेक्निक इज ऑल्सो इंक्लूड इन ओवरऑल चेक। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक इन्होंने बताई हुई है। फॉर एग्जाम्पल, बाय कंपेयरिंग द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ द करंट ईयर विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर वी कैन फाइंड आउट वेदर द स्टॉक हैज़ बीन वैल्यूड प्रॉपरली। अब ये जो एक टेक्निक है, ये रेशियो के अकॉर्डिंग एक टेक्निक है जो कि ओवरऑल चेक के अंदर इसको भी इंक्लूड किया गया। इसमें क्या करते हैं, इस टेक्निक के अंदर जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होती है करंट ईयर की, उसको हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर की ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से। उससे आपको ये पता चल जाता है कि जो स्टॉक है ना कंपनी का, उसकी वैल्यूएशन ढंग से हुई है या नहीं हुई है, या सेल्स जो हैं वो बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं, या जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है वो बढ़ा है या नीचे आया है यानी कम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें उससे पता चल जाएंगी। ठीक है, सो आज यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।